मित्रों नमस्कार। मैं दिल्ली से डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, हिंदी अध्यापक। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे ऑडियोज़ को जो मैं भेज रहा हूँ बहुत पसंद किया। ना केवल पसंद किया बल्कि आपने उनको आगे न जाने किन किन ग्रुप्स में भेजा और वहाँ से मेरे पास जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों ने वो वीडियो ऑडियोज़ मुझे भेज करके कहा कि सर ये आप ही की आवाज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे उन वक्तव्यों को पसंद किया जा रहा है। आप ही का आग्रह था कि कुछ मैं और इसके ऊपर काम करूं, थोड़ा रिसर्च करूं और नेता कैसे चुने इस पर मैं अपनी राय दूं। आपको मालूम है, आप में से ज़्यादातर लोग मेरे साथ दो व्हाट्सएप समूहों में हैं, सम्यक दृष्टि समूह और शुद्ध राजनीतिक समूह, जहाँ पर 250, 500 के करीब देश विदेश के सुधीजन उसके अंदर सदस्य हैं, मेंबर हैं। वहाँ पर पिछले दिनों बहुत चर्चा चल रही थी। चुनावों का दौर है, 5 राज्यों के चुनाव हैं। आज 10 जनवरी है, 10 जनवरी 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस दिन और हमारे ये इलेक्शन कमीशन डेट्स को भी बता चुका है, तिथिवार वो सूचना दे चुके हैं कि कब कितने चरणों में चुनाव कहाँ होना है। तो अब राजनीति गरमाई हुई है। ये वो दौर है जब पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को रोका गया है और उसके बाद की राजनीति एक अलग स्वरूप, एक अलग रूप ले रही है। इस बीच मैंने बहुत अध्ययन किया कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि नेताओं के बारे में। उस समय तो राजा हुआ करते थे, राजा शब्द का प्रयोग मुझे मिला हमारे अपने ग्रंथों में भी और ग्रीक ग्रंथों में भी। हम सब जानते हैं सुकरात को, प्लेटो का हमने नाम सुना, सुकरात का हमने नाम सुना, और प्लेटो का शिष्य सिकंदर रहा जिसने भारत में आक्रमण किया, ये भी हम लोग जानते हैं अच्छी तरह। और हिंदुस्तान में हम अपने चाणक्य का नाम अच्छी तरह परिचित हैं। हम महाभारत से परिचित हैं कि जब शरशैया पर लेटे हुए थे भीष्म, तो युधिष्ठिर उनके पास गए और कहा कि अब तो आपका देहावसान निकट है, आप एक राजा के क्या गुण होने चाहिए आप मुझे बताएं। तो भीष्म ने 36 गुण राजा के बताए। महाभारत में इसका बृहत् वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार शुक्राचार्य का वर्णन हमको मिलता है, शुक्राचार्य क्या कहते हैं। मनुस्मृति में हमको वर्णन मिलता है, चाणक्य नीति में हमें इसका वर्णन मिलता है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए। विदुर नीति के अंदर वो बार बार धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि राजा किस प्रकार होना चाहिए। और जगह जगह पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में जहां जहां प्रसंगतः इसका उल्लेख आया है। और राम राज्य की तो हम लोग बात करते ही हैं, हमारे योगी जी और अयोध्या को लेकर बहुत राम राज्य की बात की जा रही है। तो राम राज्य कैसा होता था या कैसा हो, इसकी चर्चा वाल्मीकि ने अपने रामायण में और रामचरितमानस में तुलसीदास ने की है। मेरे साथ बहुत से श्लोक मेरे पास लिखे हुए हैं, वो मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आप में से अत्यधिक ज़्यादातर मेरे जो मित्र हैं वो संस्कृत के विद्यार्थी नहीं हैं, तो इसलिए उन श्लोकों को बोल करके मैं आपको लजाना नहीं चाहता। लेकिन उद्देश्य मेरा केवल मात्र यही है कि किसी तरह हम इस चीज़ को, सुकरात को, प्लेटो को और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, मैं शायद उसको प्लेटो का कह गया, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने वहां से निकाली और मैंने पिछले 3-4 दिनों में लगातार इनका अध्ययन किया। और काफी चीजें मेरे पास मेरी अपनी लाइब्रेरी के अंदर हैं, सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, जिसमें से सबसे मुख्य जो मुझे शास्त्र मिला वो मिला अर्थशास्त्र कौटिल्य का, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। कुटिल बुद्धि थी इसलिए उनको कौटिल्य कहा गया, ये भी हम लोग जानते हैं। चणक पुत्र थे इसलिए वो चाणक्य थे। तो चाणक्य अपने में बड़े विलक्षण व्यक्तित्व थे जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना अलग अलग नाम से, और वात्स्यायन का कामसूत्र मिला, तो वात्स्यायन उनका वंश था इसके अंदर। तो वहां से सारी चीजें मैंने निकाली हैं और वहां से निकाल करके मैंने इनका अध्ययन किया और ये देखा कि राजा के क्या गुण होने चाहिए। और वर्तमान में हम लोग अपने प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के क्या गुण होने चाहिए, या मुख्यमंत्री जो राज्य देख रहा है। तो मैंने अपनी बुद्धि से एक वैज्ञानिक तरीका निकालने की कोशिश की है कि हम सबके सामने ये समस्या है कि हम एक राजा को कैसे चुने। हम योगी जी को क्यों चुने, अखिलेश जी को क्यों चुने, मायावती जी को क्यों चुने, नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं चुने। तो ये सारी जो समस्याएं थी, और फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये चीज डाली और आप लोगों की मैंने राय ली इसके अंदर कि किस तरह का राजा होना। और आपको बड़ी हैरानी होगी, आपके जो उत्तर मुझे प्राप्त हुए हैं वो उत्तर वही हैं जो हमारे शास्त्रोक्त हैं, जो शास्त्रों में कहे गए, जो भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर से, जो अर्थशास्त्र में पुरु को सिखा रहा है हमारा कौटिल्य, हमारा चाणक्य, या जो सिखा रहे हैं सिकंदर को।
तो ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो मेरे मन में आया कि मैं एक वैज्ञानिक तरीका बनाऊं। कुछ चीजें मैं आप पर छोड़ दूंगा जो मैं इसके बाद की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे। मैंने एक व्हाइट बोर्ड पर ये सारा काम किया है कि आप अपने आप नंबर दें। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा कि इनको चुने, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तरीका हो सकता है। उस तरीके के अलावा भी अगर मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूं या मैंने कोई वैज्ञानिक अध्ययन इसका किया हुआ है, मैंने एक आम आदमी क्या सोच सकता है, एक आम आदमी कैसे चुने, मैंने वो तरीका निकालने की कोशिश की है जो मैं अब आप देखेंगे जब मैं खड़े होकर के आपके सामने एक अध्यापक की तरह ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपकी राय अलग हो सकती है, मैं स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो देखें तो नीचे अपनी राय जरूर आलोचना करें ताकि हम इस तरीके को, इस मेथड को और अच्छा डेवलप कर सकें। 2024 में चुनाव है, अभी तो राज्यों के चुनाव है, राज्यों का हमें निर्धारण करना है, लेकिन कैसे करें उसका तरीका मैंने करने की कोशिश की है। मित्रों, मैं ज्यादा समय इस भूमिका में नहीं जाना चाहता, नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप इस अपनी राय इस वीडियो के विषय में जरूर दें। तो आइए चलते हैं अपना पूरा एक नया तरीका देखने के लिए, वैज्ञानिक तरीका कि नेता कैसे चुने। मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप जैन। आपने अभी सुना कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये बनाया है नेता कैसे चुने। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज कुछ मैंने निश्चित किए हैं कि इस आधार पर हम लोग अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और बिंदु भी आप जोड़ सकते हैं जो मैंने इसमें दिए होंगे। इस चार्ट को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने, आपको मैं व्याख्यायित कर दूं अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। हमने कुछ नाम छांटे हैं और ये 22 से 25 नाम हैं जो इस समय पूरे हमारे देश में राजनीति के फलक पर हैं या मुख्य बिंदु हैं राजनीति के। उनको अलग अलग राज्यों से भी लिया गया है, कोशिश की गई है कि अलग अलग राज्यों से लोग लें और केंद्र से भी लिया गया है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा प्रायः टीवी पर सुनते रहते हैं। तो यहां ये उनके सारे नाम लिखे हुए हैं, उनकी आयु, पार्टी जो जो यहां पर है, जो मैं अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो और क्लियर होगा। उनके पिता का नाम सबका, उनके दादा दादी नाना का नाम, परदादा नाना नानी का नाम, जो भी जिस भी परिवार से वो हैं, उनकी शिक्षा क्या है, यानी जो यहां पर हैं हमारे मुख्य, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी हैं तो उनकी एजुकेशन क्या है, क्या हम ये जानते हैं कि उसकी पार्टी में अगला कौन होगा, सत्ता किसे मिलेगी। तो ये मैंने इसके अंदर बिंदु सारे स्पष्ट आपके सामने किए हैं। जैसे सबसे हमने ऊपर मैंने रखा है जो सबसे प्राचीनतम हमारी पार्टी है, कांग्रेस के नेता को, राहुल जी को 51 साल उम्र है उनकी। राजीव गांधी इनके पिता का नाम, दादी का नाम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेहरू। ये हम पूरी परंपरा से परिचित हैं, यानी कि हम लोग चौथी पीढ़ी के अंदर हम लोग संचरण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 71 साल के हैं, बीजेपी के प्रमुख हैं और दामोदर दास गांधी के पुत्र हैं। दामोदर दास जी के विषय में हमने कभी नहीं सुना, जैसे कि हमने राजीव गांधी के बारे में सुना है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, लगभग 50 साल के हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनुभव इनके पास है। मायावती जी, इनके पिताजी के बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, 66 साल की हैं। ममता बनर्जी लगभग 65-66 साल की हैं, उनके पिताजी के बारे में भी हमको ज्यादा जानकारी, यानी कि जब मैं कह रहा हूं ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसका मतलब यह है कि राजनीतिक फलक में वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। शरद पवार, इनके पिताजी के बारे में भी नहीं। उद्धव ठाकरे के पिताजी के बारे में जानकारी हम लोग रखते हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, यानी आजादी से पहले जो निजाम वहां पर चल रहा था वो उसी की परंपरा के ये तीसरे हैं। नीतीश कुमार, पिताजी के बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं रखते। देवी गौड़ा जी, तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं। सुखबीर सिंह शिरोमणि अकाली दल के हैं, लगभग 60 साल के हैं। और प्रकाश सिंह बादल जी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके सुपुत्र हैं सुखबीर सिंह बादल। और असदुद्दीन ओवैसी जो सलाउद्दीन ओवैसी के पुत्र थे, और उनसे पहले भी अब्दुल वहीद जो राजा निजाम के पास तक अगर हम लोग पहुंच जाएं तो वहां से ये परंपरा चलती हुई ओवैसी जी के पास आई है। नीचे मैंने और नाम लिखे हुए हैं। स्टालिन, हम जानते हैं ये भी परंपरा से प्राप्त हैं। नवीन पटनायक बीजू पटनायक के पुत्र हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के अंदर इनके शिबू सोरेन के पुत्र हैं जो इस समय। जयंत चौधरी हमारे अच्छी तरह हम लोग अजीत चौधरी के पुत्र हैं। दुष्यंत चौटाला चौटाला परिवार से आते हैं, हरियाणा के अंदर, ये चौथी पीढ़ी में हैं। यानी इनके चौधरी देवीलाल का फिर दूसरे, फिर अलग अलग तो परिवार के कई लोग इसके अंदर चौटाला परिवार के। चंद्रशेखर राव और रेड्डी ये आंशिक रूप से हैं। और चिराग पासवान
पासवान जी के पुत्र रहे हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इनको मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि अभी ये दूसरी परंपरा में है, यानी पीढ़ी के दूसरे पायदान पर हैं, इसलिए मैंने इनको नीचे लिखा है। इसमें ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया है, इसमें अगर हम लोग डिग्री वाइज देखें कि सबसे, और केजरीवाल जी का मैं शायद नाम लेना भूल गया, केजरीवाल जी 54 साल के हैं और ये अपने बूते पर आए हुए हैं। जब मैं अपने बूते पर कहता हूं तो ये कि इनकी कोई परंपरा नहीं रही, इन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किए और किसी तरीके से राजनीति में आ गए। हम ये लालू जी के बारे में भी कह सकते हैं, नीतीश जी के बारे में भी कह सकते हैं कि ये, लेकिन अब इनकी परंपरा क्योंकि आगे चल पड़ी, इसलिए मैंने यहां पर ये नाम जो लिखा है, इस नाम में 3-4 चीजें गौर करें। अगर हम हटाते चलें, ये निर्णय हमें करना है कि नेता कैसे चुने, कि हमें किसी परंपरावादी को नहीं लेना, यानी हमें परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना। अगर हम ये चाहते हैं तो इसमें से कई नाम हमको हटाने होंगे कि भाई हमें राहुल जी नहीं चाहिए, हमें, अगर हम और आगे आए, अगर लंबी परंपरा को देखें, उमर अब्दुल्ला हमको नहीं चाहिए, हमें ओवैसी जी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, ये परंपरा बढ़ाने में हम सहायक होंगे। ये निर्णय आपको करना है, मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा इसके अंदर, ये मैं निर्णय क्षमता को एक विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या हम ये, अगर ये काटते चले जाएं कि जो दादा नाना से आए हुए हैं, तो उसमें 3 नाम हमारे सामने हट जाएंगे कि हमें इनको ना राज्य की राजनीति के लिए चुनना है, ना केंद्र की राजनीति के लिए। यानी कि अब हमारे पास ओवैसी का नाम नहीं है, अब्दुल्ला जी का नाम नहीं है और राहुल गांधी का नाम नहीं है, क्योंकि अगर हम राहुल गांधी को चुनते हैं तो इसका मतलब ये कि ये हमारे माथे पर एक टीका लगेगा कि हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। ये निर्णय आपको करना है। अब हम दूसरी परंपरा पे आते हैं, यानी कि जिनके पिता से हस्तांतरित हुई राजनीति। पिता से किसको? अखिलेश यादव को हस्तांतरित होती है, उद्धव ठाकरे को हस्तांतरित होती है, यहाँ पर ये महबूबा मुफ्ती को ट्रांसफर होती है, लालू यादव, तेजस्वी यादव को होती है, बादल जी को होती है, और यहाँ पर तो सभी को होती है, लगभग जितने नाम मैंने नीचे लिखे हुए हैं। इनके पिता राजनीति में थे और उन्होंने अपने पुत्र या पुत्री, जो भी जितने भी नाम मैंने नीचे लिखे हुए हैं, या परिवार के किसी सदस्य को ये सत्ता सौंपी। तो ये सारे नाम नीचे लिखे हुए लगभग कट जाएंगे इसमें। और ऊपर जो मैंने कहा, अगर मैं इसको किसी दूसरे पेन से अपने ध्यान में रखने के लिए, मैं राहुल गांधी का नाम हटा दूं, इसमें अखिलेश जी का नाम हटा दूं, इसमें उद्धव ठाकरे का नाम हटा दूं, उमर अब्दुल्ला का हटा दूं, महमूद मुफ्ती का हटा दूं, तेजस्वी का हटा दूं, सुखबीर जी का, ओवैसी जी का। यानी ये परंपरा से प्राप्त हैं। जो मैंने ये लाल रंग के यहाँ पर क्रॉस लगाए हैं, ये परंपरा से प्राप्त हैं। और देवीगौड़ा के सुपुत्र भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, तो इनको भी अगर मैं हटाऊं तो इनके आगे जो ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं होगा। तो हमारे सामने जो नाम आते हैं वो आते हैं मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार, ये मुख्य, और नरेंद्र मोदी। जब मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा हूं तो आप इसमें योगी जी का भी मान के चलिएगा, अगर हम राज्यवार देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो वो चीज भी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसके अंदर एक चीज बड़ी मजेदार है जो मैं आपको बात बताऊं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगला कौन, और यहां दूसरे किसे देना है। अब जैसे हम ये जानते हैं कि मायावती जी किसको देना चाहती हैं, अपने भाई के लड़के को सत्ता, वो आगे लाने की उनको कोशिश कर रही हैं। इसी प्रकार ममता बनर्जी किसको देना चाहती हैं, यानी अगला कौन ये हम जानते हैं। ये जो मैंने टिक मार्क यहां लगा रखे हैं, इसका मतलब ये कि ये हम जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी या बीजेपी किसको सत्ता देगी ये हम नहीं जानते। यहां पर भी हम लोग अरविंद केजरीवाल किसको सत्ता हस्तांतरित करेंगे ये हम नहीं जानते, नीतीश कुमार किसको अपनी सत्ता देंगे ये हम नहीं जानते। हमारे सामने केवल 3 नाम ऐसे आते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। एक आध नाम कोई और भी होगा इसके अंदर जिसको मैं भूल रहा हूंगा, कि वो सत्ता किसके पास आएगी ये हम नहीं जानते। अगर हम क्वालिफिकेशन में देखें तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली, केजरीवाल जी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मुझे इसके अंदर नजर आते हैं। डिग्री सबके पास है लगभग। और एक बड़ी मजेदार जानकारी मुझे तेजस्वी यादव जी के बारे में मिली कि उनको डीपीएस दिल्ली से पढ़े हुए हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। एजुकेशन के बारे में 10वीं के बाद या 12वीं के बाद की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। अगर ये मेरा कोई तथ्य गलत हो तो इसमें आप सुधार कर लीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सारे के सारे मुझे गूगल से मैंने चीजें ये ली हैं, क्योंकि घर बैठे मैं ये सारी स्टडी कर रहा हूँ। ओवैसी जी बहुत अच्छे लॉयर हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं।
और लेकिन क्योंकि वो परंपरा, अपनी परंपरा में तीसरी चौथी पीढ़ी के अंदर वो आ रहे हैं और वो अपने भाई को भी आगे ला रहे हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी राज्य में इनको चुनाव जितवाते हैं तो जाति पाति पे मैं बिल्कुल चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय परिवारवाद और वंशवाद को लेकर के आगे चल रहा हूं कि क्या हम इनको आगे बढ़ाएं, कि इनमें से किस नेता को हम लोग चुने। एक उम्र का तकाजा भी है। एक मोरारजी देसाई मुझे याद आते हैं, मैं लेना चाहूँ, मोरारजी देसाई 81 साल की उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम एक वो निर्धारण कर लें, एक मापदंड वो बना लें कि 80 साल की उम्र तक के हम व्यक्ति को बना सकते हैं, तो भी हमारे बीच में कई नाम, जैसे देवी गौड़ा का नाम हट जाता है, शरद पवार जी का नाम हट जाता है, क्योंकि वो 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से आगे किसको जानी है सत्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं ये खाने आपको भरने हैं कि वो आगे सत्ता उस पार्टी की किसके पास जाएगी। और अब दूसरे में मैं आपको नेताओं के गुण बताऊंगा कि उनके गुण क्या होने चाहिए। हम अखिलेश यादव को इसलिए बाहर कर दें क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं और हमने ये निर्णय किया है कि भाई हम लोग परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम नहीं चाहते कि परंपरा आगे बढ़े, बल्कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई और योग्य नेता है तो वो बाहर आए। लेकिन ये विलक्षण बात यह है कि हम लोग किसी का नाम और जानते ही नहीं परिवार के अतिरिक्त। ये लालू जी के यहाँ है, ये अखिलेश के यहाँ है, ये माया, हमें पता ही नहीं बीएसपी के अंदर और कौन। मिश्रा जी का एक नाम जरूर आता है हमारे सामने, लेकिन उनको हस्तांतरित सत्ता नहीं हुई है, वो भाई के लड़के को सत्ता हस्तांतरित हो रही है। ऐसे ममता जी का है, ममता जी के यहाँ तो ये तृणमूल कांग्रेस में कुछ नाम तो हमारे आगे आ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट जरूर है कि सत्ता उनके पास भी जाने वाली। तो ये कई चीजें जो क्लियर हो रही हैं, ये निर्णय आपको करना है कि हम लोग नेता कैसे चुने। तो ये जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लेकिन ममता जी के पास अनुभव है मुख्यमंत्री पद का, कई सालों का अनुभव है, तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें और नेताओं के बारे में, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती, नीतीश कुमार, इन सब के बारे में हमको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी कैटेगरी कैसे निर्धारित करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि परिवारवाद, हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर नेता तो परिवारवाद के शिकार हो गए, तो ऐसे तो कई लोगों को हमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उनमें कुछ योग्यता भी हो सकती है, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं कि एक नेता के गुण क्या हों। जो मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि भीष्म ने क्या कहा होगा युधिष्ठिर को, या शुक्राचार्य ने, या विदुर नीति ने, या चाणक्य नीति हमारी क्या कह रही है, अरस्तु क्या कहते हैं, हमारे प्लेटो क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि एक अच्छे नेता के गुण क्या होने चाहिए। ये हम लोग अब अपने दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि दादा नाना के परिवार तक केवल 2-3 परिवार पहुंचते हैं। चौटाला जी का, एक हमारे उमर अब्दुल्ला का, ओवैसी जी का और राहुल गांधी का। ये 4 परिवार ऐसे हैं जो पढ़ चले आ रहे हैं, पढ़ दादा फिर पिता फिर पुत्र, ये स्थितियां हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप स्पष्ट जरूर कर लें। यहां पर मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि वो हिंदू नेता है, वो मुस्लिम नेता है, वो जैन नेता है, वो शर्मा है, वो वर्मा है, वो गुप्ता है, यहां पर ये विषय नहीं है। यहां पर बुद्धि का विषय है, याद रखिएगा। बुद्धि कि हमारी बुद्धि क्या कहती है कि परंपरा को आगे बढ़ाएं, पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए तो कौन से होने चाहिए। यहां मैंने सबकी एजुकेशन आपके सामने लिखी हुई है। अखिलेश यादव बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है। मायावती जी बीएड है, अध्यापिका थी। ममता बनर्जी की तो बहुत अच्छी एजुकेशन मुझे मिली, एमए उन्होंने इस्लामिक स्टडीज में किया है, जो मुझे पता लगा। एलएलबी और हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी, अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं। उद्धव ठाकरे भी ग्रेजुएट हैं, केजरीवाल जी के बारे में मैं बता चुका हूं। उमर अब्दुल्ला तो विदेशों में, बल्कि विदेश में पढ़े हैं। ऐसे महबूबा मुफ्ती एलएलबी हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे हैं। देवी गौड़ा जी भी इंजीनियर हैं। तेजस्वी यादव के बारे में बताया। सुखबीर सिंह तो लॉरेंस सनार से पढ़े हुए हैं, एमए और एमबीए उन्होंने किया हुआ है। और वैसे तो बैरिस्टर हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी प्रकार पढ़ा लिखा वर्ग तो हमारे सामने अब है, ये एक अच्छी बात है। चाहे कुछ कम हो चाहे कुछ ज्यादा हो, ये सारी चीज हमारे सामने आ रही है। अब हम सबको ये देखना है कि इसमें शॉर्ट लिस्ट हम लोग किसको करें। अब यहां पर एक और प्रश्न जो चला और मुझ तक पहुंचा कि सर इनमें कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो सचमुच योग्य हैं, जिनको हम एक योग्यता के मापदंड पर खरे कह सकते हैं। जैसे मायावती जी के बारे में कहते हैं क्योंकि इनका मुख्यमंत्री का अनुभव है, इसमें कोई तो राय नहीं है। अखिलेश यादव का अनुभव है, शरद पवार का अनुभव है, उद्धव ठाकरे पिछले 3-4 सालों से हमारे मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल हैं,
महबूबा मुफ्ती रही हैं, नीतीश कुमार जी रहे हैं, देवेगौड़ा तो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव का अनुभव उप मुख्यमंत्री का है, सुखबीर सिंह बादल का है, ओबीसी का केंद्र के अंदर है, लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। इसी प्रकार नवीन पटनायक पिछले कई सालों से उड़ीसा के हैं, हेमंत सोरेन जो अभी बने हैं, लेकिन शिबू सोरेन का उनको आशीर्वाद प्राप्त है तो अनुभव है, और मैं सुन रहा हूँ कि झारखंड के अंदर वो अच्छा काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी का कोई अनुभव नहीं है अभी, चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और चंद्रशेखर राव और जगमोहन रेड्डी और चिराग पासवान के बारे में हम लोग परिचित ही हैं। तो इनके कुछ गुण भी तो होंगे। अब आप ये कह सकते हैं सर ठीक है, इनके पिताजी थे, पिताजी से ट्रांसफर, जैसे कि अखिलेश को मुलायम सिंह से मिला, तो लेकिन अब अखिलेश को हम लोग बोलते हुए सुनते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, और जिस तरीके से वो सबके सामने आ रहे हैं, तो हमें कई लोगों को ये चीज अच्छी लग सकती है कि सर अखिलेश यादव को इसलिए बाहर कर दें क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, और हमने ये निर्णय किया है कि भाई हम लोग परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम नहीं चाहते कि परंपरा आगे बढ़े, बल्कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई और योग्य नेता है तो वो बाहर आए। लेकिन ये विलक्षण बात यह है कि हम लोग किसी का नाम और जानते ही नहीं परिवार के अतिरिक्त। ये लालू जी के यहाँ है, ये अखिलेश के यहाँ है, ये मायावती, हमें पता ही नहीं बीएसपी के अंदर और कौन। मिश्रा जी का एक नाम जरूर आता है हमारे सामने, लेकिन उनको हस्तांतरित सत्ता नहीं हुई है, वो भाई के लड़के को सत्ता हस्तांतरित हो रही है। ऐसे ममता जी का है, ममता जी के यहाँ तो ये तृणमूल कांग्रेस में कुछ नाम तो हमारे आगे आ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट जरूर है कि सत्ता उनके पास नहीं जाने वाली। तो ये कई चीजें जो क्लियर हो रही हैं, ये निर्णय आपको करना है कि हम लोग नेता कैसे चुने। तो ये जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लेकिन ममता जी के पास अनुभव है मुख्यमंत्री पद का, कई सालों का अनुभव है, तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें और नेताओं के बारे में, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार, इन सब के बारे में हमको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी कैटेगरी कैसे निर्धारित करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि परिवारवाद, हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर नेता तो परिवारवाद के शिकार हो गए, तो ऐसे तो कई लोगों को हमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उनमें कुछ योग्यता भी हो सकती है, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं कि एक नेता के गुण क्या हों। जो मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि भीष्म ने क्या कहा होगा युधिष्ठिर को, या शुक्राचार्य ने, या विदुर नीति ने, या चाणक्य नीति हमारी क्या कह रही है, अरस्तु क्या कहते हैं, हमारे प्लेटो क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि एक अच्छे नेता के गुण क्या होने चाहिए। ये हम लोग अब अपने दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि दादा नाना के परिवार तक केवल 2-3 परिवार पहुंचते हैं, चौटाला जी का, एक हमारे उमर अब्दुल्ला का, ओवैसी जी का, और राहुल गांधी का। ये 4 परिवार ऐसे हैं जो पढ़ चले आ रहे हैं, पढ़ दादा, फिर पिता, फिर पुत्र, ये स्थितियां हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप स्पष्ट जरूर कर लें। यहां पर मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि वो हिंदू नेता है, वो मुस्लिम नेता है, वो जैन नेता है, वो शर्मा है, वो वर्मा है, वो गुप्ता है, यहां पर ये विषय नहीं है। यहां पर बुद्धि का विषय है, याद रखिएगा, बुद्धि कि हमारी बुद्धि क्या कहती है कि परंपरा को आगे बढ़ाएं, पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए तो कौन से होने चाहिए। यहां मैंने सबकी एजुकेशन आपके सामने लिखी हुई है। अखिलेश यादव बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है, मायावती जी बीएड है, अध्यापिका थी, ममता बनर्जी की तो बहुत अच्छी एजुकेशन मुझे मिली, एमए इन्होंने इस्लामिक स्टडीज में किया है, जो मुझे पता लगा, एलएलबी और हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी, अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं। उद्धव ठाकरे भी ग्रेजुएट हैं, केजरीवाल जी के बारे में मैं बता चुका हूं, उमर अब्दुल्ला तो विदेशों में, बल्कि विदेश में पढ़े हैं, ऐसे महबूबा मुफ्ती एलएलबी हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे हैं, देवेगौड़ा जी भी इंजीनियर हैं, तेजस्वी यादव के बारे में बताया, सुखबीर सिंह तो लॉरेंस सनार से पढ़े हुए हैं, एमए और एमबीए उन्होंने किया हुआ है, और वैसे तो बैरिस्टर हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी प्रकार पढ़ा लिखा वर्ग तो हमारे सामने अब है, ये एक अच्छी बात है, चाहे कुछ कम हो चाहे कुछ ज्यादा हो, ये सारी चीज हमारे सामने आ रही है। और अब दूसरे वीडियो में मैं, जो उसका दूसरा पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा गुण, किन गुणों के आधार पर हम अपना नेता निर्धारित करें। तो चलते हैं दूसरे पार्ट पर।